हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई टी स्टडी पॉइंट में। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्रथम वर्ष चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। इसमें हमने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। ये हमारे लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 की प्रथम हेडिंग है। अब हम बात करने वाले हैं 22 क्या होता है? यह जॉब को मजबूती से पकड़ने वाला औजार है। यह भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रकार की बाइसें प्रयुक्त होती हैं, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस एंड लेग वाइस। ये जॉब की लंबाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की ये जॉक की लंबाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती हैं। सामान्यतः कार्यों के लिए 10 सेंटीमीटर जॉ वाली बेंच वाइस तथा 60 mm व्यास क्षमता वाली पाइप वाइस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वाइस जॉब को स्पिंडल की सहायता से जॉक के बीच जकड़ दिया जाता है। पाइप वाइस एवं बेंच वाइस को नीचे चित्र में दर्शाया गया। देखो, ये हमारी पाइप वाइस, ये आपने देखा होगा जहाँ पर ये रोड पर पाइपलाइन पड़ती है ना नीचे, तो वहाँ पर ये रखी जाती है। इसमें पाइप को फंसाकर ये यहाँ पर ये ऊपर दिख रहा है, ये मूवेबल जॉ, ये जॉ होते हैं, इनके बीच में पाइप को फंसाना होता है। फिर ये स्पिंडल घुमाते हैं जिससे कि हम पाइप को एकदम टाइट से पकड़ सकते हैं, उसे कटिंग वगैरह करने में सहायता करता है। ये होता है मूवेबल जॉ, जिसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये होता है फिक्स जॉ, जो एकदम फिक्स होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी बेंच वाइस, कार्यशालाओं में अब शायद आपके कॉलेज में भी आपने देखा होगा बेंच वाइस। ये हमारा होता है मूवेबल जॉ, ये होता है फिक्स जॉ और ये होता है हमारे स्पिंडल। अब हम बात करेंगे 22 संबंधी सावधानियों की। इसके जॉ साफ रखने चाहिए, जॉ पर चिकनाई नहीं लगी होनी चाहिए। 22 का इनेविल की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए और नर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए कि जब भी हम इसका कार्य करें तो जो जॉ होते हैं उनको साफ रखा जाए और जॉ पर चिकनाई नहीं लगाई जाए। अगला हम बात करेंगे, जो अगला हमारा है वो है जिमलेट, जिसे कुछ लोग बर्मा भी बोलते हैं। ये जो बढ़ई लोग होते हैं उनके पास आपको मिलेगा। इसका प्रयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है। छिद्र करने वाला सिरा पेंच की चूड़ियों के समान लोहे का बना होता है, तो इसे हम जिमलेट बोलते हैं। सामान्य भाषा में बर्मा भी बोलते हैं। इसका कार्य होता है लकड़ी में छेद करना। इसे जो ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारा हैंडल है, ये शैंक है, और जो इसमें ये चूड़ी से हैं इसको फ्लूइड बोलते हैं। और ये हमारा फीड स्क्रू, ये फीड स्क्रू की सहायता से उसमें छेद होता है। हैंडल को हम पकड़ के घुमाएंगे और जो फीड स्क्रू है ये छेद करता हुआ चला जाएगा। हमारी जो अगली हेडिंग है वो है ऑगर। मोटी लकड़ी में छेद करने हेतु इसका उपयोग होता है। यह भी आगे से चूड़ियों की आकृति वाला होता है, जैसे कि हमारा जिमलेट था उसी की तरह होता है ऑगर, लेकिन इसका हम प्रयोग मोटी लकड़ियों में छेद करने के लिए करते हैं। ये हमारी बॉडी कहलाती है, ये हमारा फीड स्क्रू कहलाएगा और ये हमारा कहलाएगा एंडिंग एज। फीड स्क्रू की सहायता से ही वो होता है। जो ये आगे पिन सी है इसको हम आगे लगाएंगे और फीड स्क्रू की सहायता से इसमें छेद करेंगे। जिमलेट एवं ऑगर संबंधी सावधानियाँ। इन्हें प्रयोग करने के पश्चात टूल किट में ही रखना चाहिए। इन्हें जंग लगने से बचाना चाहिए। और अब हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? स्नेहक लगा के, कि जब भी बारिश का टाइम हो हमें इस पर स्नेहक लगाना चाहिए। जिमलेट को प्रयोग करने से पूर्व जांच कर लेनी चाहिए कि इसका जो हैंडल है वो ढीला तो नहीं है। आगे हम बात करेंगे स्पैनर सेट की। ये हमारा स्पैनर सेट, इसे हम चाबी भी बोलते हैं, अपनी नॉर्मल भाषा में इसे चाबी और इसे पाना बोलते हैं। देखो, स्पैनर्स प्रायः 6, 12, 19 आदि संख्या में सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनके जॉ के आकार के द्वारा ही इनका आकार व्यक्त किया जाता है। ये कहते हैं ना कि कितने नंबर का पाना चाहिए, 12 नंबर का पाना या 16 नंबर का पाना या 22 नंबर की चाबी, उस हिसाब से इनके जो ये आकार जो जॉ होता है, जॉ के आकार के अनुसार इनके जो नंबर्स है वो रखे जाते हैं।
ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, रिंग, बॉक्स, स्पेशल आदि। विद्युत कार के लिए प्रायः 3 से 25 mm तक जबड़े वाले डबल एंडेड स्पैनर्स प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग नट बोल्ट को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग क्या होता है? नट बोल्ट को कसने के लिए, पकड़ने के लिए, और बाकी अगर हम कोई भी बोल्ट खोल रहे हैं वो स्लिप हो रहा है तो उसे पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, डबल एंडेड और सिंगल एंडेड। डबल एंडेड मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ मुंह होते हैं, और सिंगल एंडेड में एक तरफ मुंह होता है। आगे हम बात करेंगे एडजस्टेबल स्पैनर। ये हमारा होता है एडजस्टेबल स्पैनर, जिसे हम आवश्यकता अनुसार इसके जॉ को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हैं। इसे हम सामान्य भाषा में मतलब कौवा रिंच भी बोलते हैं। इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। यह प्रायः 15, 20, 25 या 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होता है। विद्युत कार के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का सही स्पैनर टूल किट में उपलब्ध ना हो। जैसे कि हमें अगर कोई नट है, हमें उसको खोलना है और अगर उसके आकार का हमारे पास स्पैनर नहीं है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह है एडजस्टेबल स्पैनर। इसे हम जिस साइज़ में चाहें उस साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा फिक्स जॉ और ये होता है मूवेबल जॉ। और यहाँ पर एक पहिया सा होता है, जब हम उसे घटाते हैं बढ़ाते हैं तो जो हमारा मूवेबल जॉ है ये आगे पीछे हो जाता है। ये हमारा होता है हैंडल। हम बात करेंगे अपने अगले हेडिंग की, स्पैनर सेट एवं एडजस्टेबल स्पैनर संबंधी सावधानियाँ। तो इन्हें जंग से बचाना चाहिए और समय समय पर विशेषकर वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार ग्रीस आदि लगाते रहना चाहिए। क्यों ग्रीस क्यों लगाना चाहिए? ताकि इनमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो ना हो पाए, मतलब जंग ना लग पाए। उपयोग से पूर्व इन्हें जॉ को जो इनका जॉ होता है उनको साफ़ कर लेना चाहिए। अब जो हमारा अगला है वो है पाइप रेंच। ये रेंच अनेक लंबाइयों जैसे 20, 25, 30, 40, 50 या 60 सेंटीमीटर आदि लंबाई में उपलब्ध होते हैं। विद्युत कार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर जॉ परास वाला पाइप रेंच प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कंड्यूट तथा GI पाइप सॉकेट आदि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। इसकी आकृति ये आपने शायद कहीं देखा हो। ये होता है हमारा पाइप रेंच। यहाँ पर एक पहिया सा होता है, उसे हम वो करके इसे आगे पीछे कर सकते हैं, उसे घुमाकर। ये हमारा मूवेबल जॉ होता है, ये फिक्स जॉ होता है। और यह हैंडल, ये एडजस्टेबल होता है। हम इसे जिस आकार में चाहे उस आकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा पाइप कटर, जिससे हम पाइप को काटते हैं। देखो यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई में बनाया जाता है। इन्हें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं, जिनमें एक ब्लेड फिक्स जॉ में कसा रहता है और 2 ब्लेड मूवेबल जॉ में कसे रहते हैं, जो औजार को पाइप पर घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़ों से पेच द्वारा कस दिया जाता है और पेच हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों ओर घुमाते जाते हैं, जिससे पाइप कट जाता है। और इसका प्रयोग कंड्यूट तथा GI पाइप को काटने के लिए किया जाता है। अगर आपको साफ दिख रहा हो तो ये हमारा पाइप कटर, ये हमारा हैंडल होता है, ये स्क्रू होता है जिसे हम हैंडल के द्वारा आगे पीछे करते हैं। ये हमारा होता है मूवेबल जॉ, इसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं और एक ब्लेड हमारा कटिंग जो ये फिक्स जॉ होता है इसमें 1 ब्लेड लगा होता है और 2 ब्लेड मूवेबल जॉ में होते हैं। टोटल 3 ब्लेड होता है इसमें। ये हमारा फिक्स जॉ और ये मूवेबल जॉ। अब हम बात करेंगे अगले हेडिंग की, जो कि है पाइप रेंच एवं पाइप कटर संबंधी सावधानियाँ। इन्हें पेंच पर समय समय पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए। इनके साथ हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग के बाद इन्हें साफ व बंद करके रखना चाहिए और उपयोग से पूर्व इनके जॉ को साफ कर लेना चाहिए। जो हमारी अगली हेडिंग है वो है ब्लो लैम्प। क्योंकि इसका उपयोग केबल और मतलब जो केबल जॉइंटिंग होती है उनमें जोड़ को गर्म करके तथा शोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है और इसका प्रयोग पूर्व सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने या झुलसने की संभावना रहती है। यह हमारा ब्लो लैम्प ये ऐसे नीचे टैंक की तरह होता है, इसमें हम ऑयल भरते हैं, कौन सा, मिट्टी का तेल। ये हमारा बर्नर होता है, यहाँ से फ्लेम निकलती है आग लगाने पर। ये हमारा गैस ट्यूब होता है
और ये हमारा एयर रिलीज वाल्व होता है, यहाँ से हम एयर को निकालते हैं। अब बात करेंगे इसकी सावधानियों की। प्रयोग से पूर्व इनके नोजल को साफ कर लेना चाहिए। मिट्टी का तेल साफ होना चाहिए अथवा उसे कीप व फिल्टर जाली की सहायता से साफ करके ही ब्लो लैंप में टैंक में भरना चाहिए। इसमें अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए क्योंकि अधिक वायु दाब से टैंक फट सकता है, इसलिए इसमें अधिक हमें वायु नहीं भरनी चाहिए। अगला है हमारा पुली पुलर। वैद्युतिक मशीनों जैसे मोटर, जनरेटर आदि में शाफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। इन औजारों को इन औजारों की जो टांगें होती हैं वो उतारने समायोजित प्रकार की होती हैं। इन्हें पुली के चारों ओर फंसाकर पेच को कसते जाते हैं और पुली धीरे धीरे बाहर निकलती जाती है। इस औजार की सहायता से पुली सरलता से निकाली जाती है और पुली तथा शाफ्ट दोनों खराब नहीं होती। देखो जो इसकी दोनों टांगें हैं इनको हम पुली के चारों तरफ रखते हैं। फिर जो ये ऊपर हेड है इसको, ये हमारा स्पिंडल होता है, ये हेड है, इसमें एक सरिया डाल के इसे घुमाया जाता है। जितना ये हमारा जो स्पिंडल है ये अंदर की ओर जाता रहेगा, फिर पुली हमारी ऊपर की ओर निकलती रहेगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट एज होता है, ये हमारा बेस प्लेट होती है और ये हमारा स्पिंडल होता है। अब हम बात करेंगे इसकी अगले पॉइंट की। अगला हमारा बियरिंग पुलर। जैसे हमारा पुली पुलर था, पुली को निकालने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा बियरिंग पुलर, इससे हम बेयरिंग को निकालते हैं। जैसे कि आपने पंखे में देखा होगा ना, जो हमारा पंखा होता है उसमें भी बेयरिंग लगा हुआ होता है, उसे भी निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा बेयरिंग पुलर। तो पुली पुलर की भांति ही बेयरिंग पुलर भी होता है। इनमें प्रायः 2 टांगें होती हैं और यह औजार पुली पुलर की तुलना में छोटा होता है। इसका प्रयोग मोटर जनित फैन, पंप आदि के बेयरिंग की सॉफ्ट का उतारने के लिए किया जाता है। पुली की भांति इस औजार की सहायता से बेयरिंग सरलता से सॉफ्ट पर से उतर आती है और बेयरिंग तथा सॉफ्ट दोनों खराब नहीं होती हैं। इसका भी प्रयोग हम एकदम सेम तरह से करते हैं। इनकी दोनों लेग्स को जो हमारी बेयरिंग है उसमें फंसाएंगे और जो हमारा ये स्क्रू है, स्पिंडल, इसको घुमाएंगे जिससे कि हमारी जो बेयरिंग है वो आराम से निकल आएगी और ना ही हमारी बेयरिंग ख़राब होगी और ना ही हमारा जो सॉफ्ट है वो ख़राब होगी। अगला है पुली पुलर व बेयरिंग पुलर संबंधी सावधानियाँ। तो पुली या बेयरिंग उतारने के लिए पुलर पर हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहीं जो इसका स्पिंडल है आप उस पर हैमर चलाओ नहीं, उसे हमें घुमाना होता है। इनके पेचों तथा घर्षण वाली पिवेटों में समय समय पर ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते रहना चाहिए ताकि उन पर जंग ना आए। बेयरिंग या पुली के आकार के अनुसार सही साइज का पुलर प्रयोग करना चाहिए। पुलर के पेच को चलाने के लिए सही साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा बेयरिंग पुलर और पुली पुलर यहीं पर समाप्त होता है। अब ये हमारी लास्ट ट्रेनिंग है जो कि है राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड 2011 का परिचय। अब इसके बारे में इसकी जो कुछ पॉइंट के बात करेंगे। पहला BIS ने IS 732 1963 और IS 4048 एवं NE कोड यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत वैद्युतिक वायरिंग की सफलतापूर्वक स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें राष्ट्रीय विद्युत कोड कहा जाता है। मतलब जब भी हम घर में वायरिंग करते हैं तो इसी नियम के अनुसार करनी चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसके मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्हित युक्त होनी चाहिए कि घर पर हम जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि बोर्ड हो गया, स्विच हो गया, तो जो भी हम सामग्री उपयोग करें वो ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। अगला है वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एवं फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए कि जो हमारा लाइट और फैन है और तथा ये पावर के जो भी हमारे उपकरण हैं उनके लिए हमें अलग अलग उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। अगला है गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी आदि में स्थापित लाइट का स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक हो तो उसे पूर्णतः जल रोधी एवं वायुमंडलीय प्रभावों से
अभियुक्त प्रकार का होना चाहिए कि जो ये गैलरी बरामदा अगर इनमें हम कोई भी बल्ब वगैरह लगा रहे हैं तो उनके स्विच हैं वो घर के अंदर होने चाहिए, और या फिर अगर अंदर संभव नहीं है उसे बाहर ही लगाना है तो वो वेदर प्रूफ तथा वाटर प्रूफ होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो स्विच हैं वो जल्दी ख़राब ना हो। घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंटों मतलब जो और जल रोधी प्रकार के होने चाहिए। जो भी हम लाइट वगैरह लगाएं या फिर जो भी स्विच वगैरह लगाएं घर के बाहर वो हमेशा जल रोधी यानी कि वाटर प्रूफ होने चाहिए। अगला, छत के पंखों के ब्लेड तथा फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर अंतर रखा जाना चाहिए कि जो हमारा नीचे फर्श है और जो पंखे के जो ब्लेड है मतलब उन दोनों की लंबाई 2.4 मीटर से 3 मीटर तक की होनी चाहिए। अगला हमारा इस चैप्टर का और इस लेक्चर की जो लास्ट पॉइंट है वो है वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किए जाने चाहिए कि जो भी हम उपकरण प्रयोग कर रहे हैं उन सबको जो हमने बोर्ड वगैरह बनाया है उनमें अर्थिंग का कनेक्शन देना चाहिए, ताकि जब भी हमारे उपकरण में धारा लीकेज हो तो हमारे उपकरण द्वारा हमको क्षति ना पहुँचे और जो भी हमारा जो भी धारा है वो लीकेज के समय ग्राउंडिंग हो जाए। तो हम आशा करते हैं आपको ये चैप्टर एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और बाकी जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं न्यू 200 सब्सक्राइबर उनके लिए हमने एक गिव अवे रखा है कि जो भी स्टूडेंट हमारे 200 न्यू सब्सक्राइबर बनेंगे उनके लिए हम फ्री में एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन राइटिंग में और सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो अब चैप्टर नंबर 3 हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप जो हमने पुराना पढ़ाया उसका रिवीजन करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।